हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बेसिक्स विद कुंदन सर में। तो विज्ञान का जो 30 कदम सीरीज है वो आज तीसरा प्रैक्टिस सेट है। हम देखते हैं कि ये 30 गो क्वेश्चन में आप कितना नंबर लाते हैं। कॉपी कलम लेके बैठिएगा और हर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा, बोल के बोलिएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर कितना है। देखे जरा किस में कितना है दम। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं किस प्रकार की अभिक्रिया है। ये जो अभिक्रिया है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है, ठीक है। देखिए तो ये Na2BaSO4, ठीक है। तो ये जो Cl2 था वो किसके साथ था, Ba के साथ था। ये चला गया किसके साथ, Na के साथ चला गया। तो एक जन विस्थापित हो गया, ठीक है। एक जन अपना जगह क्या कर दिया, छोड़ दिया। और देखो ये जो SF4 है ये Na के साथ था, ये किसके साथ चला गया, Ba के साथ चला गया। मतलब दो जन अपना स्थान को क्या कर लिया, बदल लिया। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, द्विविस्थापन अभिक्रिया हो गया। तो आंसर क्या होगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया। जल का विद्युत अपघटन, अपघटन मतलब क्या होता है, जल का जल में जब हम इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं, जैसे अभी ठंडा के दिन में आयरन रोड डाल के हम जल को गर्म करते हैं, तो क्या होता है कि वो टूटता है, जल टूटता है, अपघटन होता है। जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हुई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस का अनुपात क्या होगा। तो देखो जल का सूत्र क्या होता है, H2O, मतलब जल जो है वो 2 और ऑक्सीजन 1 में टूटेगा। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा 2:1। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक है। लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो हम यहाँ एक ट्रिक समझाना चाहेंगे। एक ट्रिक ये है, एक होता है छालानी, क्या होता है, छालानी, ठीक है। रुकिए फिर से लिखते हैं, समझाते हैं, क्योंकि आपको यहाँ से प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा और एक बार अगर याद हो गया तो याद हमेशा के लिए याद हो जाएगा, ठीक। एक होता है अनीला, अनीला मतलब अम्ल जो है वो नीला लिटमस पत्र को, नीला लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है, अनीला, ठीक है। अनीला, अम्ल नीला लिटमस को लाल कर देता है। अब आते हैं छालानी, मतलब क्षार जो है वो लाल लिटमस को, लाल लिटमस को क्या कर देगा, नीला कर देगा। तो ये याद हो गया, अनीला और छालानी। क्षार जो है लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा और अम्ल नीला लिटमस पत्र को लाल कर देगा। तो यहाँ पर लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, छालानी हो रहा है। मतलब वो जो भी विलयन है वो क्या होगा, क्षार प्रकृति का होगा। तो देखिए एक जिसका पीएच मान होगा वो क्या होगा, अम्ल होगा। 4 जो होगा वो भी अम्ल होगा, 5 जो होगा वो भी अम्ल होगा। तो 10 वाला जो है वो क्षारक होगा और यही क्या करेगा, लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा। अब अगला क्वेश्चन, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है। यहाँ पर हम 3 गो क्वेश्चन करा देंगे आपको, 3 गो क्वेश्चन समझ लीजिए। संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है देखो संतरा में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक। नींबू में भी सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, नींबू में। टार्ट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है, ये टमाटर में पाया जाता है, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल नहीं, ये इमली में पाया जाता है, इमली में। और एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, ये पाया जाता है आपका ये। अच्छा अगला क्वेश्चन देखते हैं, विरंजक चूर्ण का सूत्र। विरंजक चूर्ण का सूत्र होगा ये CaClO का होल 2, क्या होगा, विरंजक चूर्ण का। और ये क्या है, ये शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र है। ये CaOH का होल 2 क्या है, शुष्क बुझा हुआ चूना का सूत्र। और NaHCO3 ये है आपका बेकिंग सोडा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र, बेकिंग सोडा का सूत्र। अपच का उपचार किस औषधि से होता है ना। जो अपच हो जाता है, जब हम खाना बहुत ज़्यादा खा लेते हैं, अपच हो जाता है, तब क्या कौन सा चीज़ दवाई जाता है, तो तब एंटासिड लगता है। कौन सा दवाई मिलता है, एंटासिड। अब हम 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी धातु जिसे चाकू से आसानी से काटा जा सकता है ना। तो यानी कि धातु वो मुलायम होगा तब ना चाकू से आसानी से काट सकते हैं, पनीर के जैसा। तो वो कौन सा धातु है, सोडियम है। और सोडियम जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। इसको केरोसिन में डुबा कर रखा जाता है, अगर इसको खुला छोड़ दें तो तुरंत आग पकड़ लेता है, ठीक है।
सबसे कठोर तत्व कौन सा है? तत्व का बात करेगा तो हीरा। हीरा जो है वो अधातु है, ठीक है, तो हीरा सबसे कठोर तत्व है। कौन सी धातु हथेली में रखने पर पिघलने लगता है? हथेली में रखने पर पिघलने लगेगा, गलने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गैलियम। याद रखिएगा, हथेली में रखेंगे तो गलने लगेगा, तो क्या हो जाएगा? गैलियम। संपीड़ित गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस मतलब CNG, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस का मुख्य घटक कौन है? तो मीथेन है। कौन है? मीथेन। CNG में कौन सा गैस होता है? मीथेन होता है। अब यहां से प्रकार्यात्मक समूह से क्वेश्चन परीक्षा में पूछेगा ही पूछेगा। COOH ये किसका प्रकार्यात्मक समूह है? ये है आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का, ठीक है। ये CHO ये किसका है? एल्डिहाइड का, है ना। और ये अल्कोहल का क्या होता है? OH, ठीक है। अब आते हैं क्षुद्रांत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन एंजाइम के द्वारा होता है। क्षुद्रांत मतलब छोटी आंत में प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम के द्वारा होता है? तो ट्रिप्सिन में होता है। मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा क्या है? 20 मिलीग्राम है। याद रखिएगा, मानव रक्त में उपस्थित यूरिया का सामान्य मात्रा होती है 20 मिलीग्राम। अगला क्वेश्चन, रेजिन एवं गोंद, है ना, पेड़ पौधा में होता है। रेजिन एवं गोंद कहाँ होता है? तो पुराने जाइलम में होता है। कहाँ होता है? पुराने जाइलम में होता है। याद रखिएगा। अब ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऑक्सीजनित रुधिर को हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में कौन लेके जाता है? तो हमारे शरीर में दो तरह का एक नसों का जाल बिछा हुआ है। एक कहते हैं धमनी, एक होता है सिरा। आप आंसर बोलिए कि धमनी होगा कि सिरा होगा? तो धमनी होगा, ठीक है। ऑक्सीजनित रुधिर को कौन लेके जाता है? धमनी। हृदय से, देखो अब ऑक्सीजनित रुधिर मतलब वैसा रुधिर या वैसा खून जिसमें ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन कहां से जाएगा? हृदय से जाएगा पूरे शरीर में, है ना। और यहां पर ज्यादा जोर से पंपित करता है, इसलिए जो धमनी है वो थोड़ा उसका भित्ति जो है वो मोटा होता है, लचीला होता है, ठीक है। और वी ऑक्सीजनित को कौन लेके आता है? सिरा। शरीर के विभिन्न भागों से वी ऑक्सीजनित हृदय के पास कौन लेके आता है? सिरा लेके आता है। ये देखिए प्लेटलेट्स किताब में दिया हुआ है। प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका मुख्य कार्य है रक्त का थक्का जमाना। क्या है? रक्त का थक्का जमाना। मानव में डायलिसिस थैली किसको कहते हैं? नेफ्रॉन है। डायलिसिस की थैली कौन है? नेफ्रॉन। हार्मोन स्रावित होता है। मनुष्य में जो हार्मोन स्रावित होता है वो कहाँ से स्रावित होता है? अंतःस्रावी ग्रंथि से होता है। एक ऐसे जीव का नाम बताइए जो बहुखंडन विधि से प्रजनन करता है। प्रजनन मतलब जो अपनी संतति को बढ़ाता है, आगे करता है, अपने संतान, अपने इस सब को आगे बढ़ाता है, उसको प्रजनन कहते हैं। तो कौन है जो बहुखंडन विधि से? तो यहाँ पर आ जाएगा क्या? प्लाज्मोडियम। अब लेशमानिया बताइए ये क्या करता है? ये द्विखंडन करता है। लेशमानिया क्या करता है? द्विखंडन। और प्लेनेरिया क्या करता है? ये करता है आपका पुनरुद्भवन। क्या करता है? पुनरुद्भवन। मतलब कि ये फिर से कुछ, मान लो एक जीव है, अगर ये बीच से कट गया है ना, तो ये तीन को अगर हिस्सा हट गया है तो तीनों जीव अलग अलग जीव बन जाएगा। तीनों अपने आप को बढ़ा के अलग अलग जीव बन जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा? प्लेनेरिया। पुनरुद्भवन उसको कहते हैं। नर हार्मोन को कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये सभी जानते होंगे। नर हार्मोन जो है वो टेस्टोस्टेरोन है और महिला हार्मोन को क्या कहते हैं? एस्ट्रोजन कहते हैं। वृद्धि हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो ये पीयूष ग्रंथि से स्रावित होता है। पीयूष ग्रंथि का दूसरा नाम वृद्धि ग्रंथि भी बोल देते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये वृद्धि हार्मोन को जनरेट करता है। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, महिलाओं में ऋतुस्राव बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना। हर बच्चा को ये बात समझ में आना चाहिए। लड़कियों को, महिलाओं को, बहुत लड़कियों को ये भी समझ में नहीं आता है कि ऋतुस्राव रजोधर्म उसके शरीर में क्यों होता है, क्यों आता है, इसके आने का मुख्य कारण क्या है, ठीक है। तो इसको आज हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि लड़कियों में जो पीरियड है या ऋतुस्राव जिसको बोलते हैं या माहवारी जिसको बोलते हैं वो क्यों आता है। तो देखिए ये है योनि, है ना, उसके बाद ऐसे करके ऐसे, है ना, ऐसे, फिर ये ऐसे कुछ इस तरह से, नहीं थोड़ा गड़बड़ हो गया फोटो, ठीक है। ये जो है ये अंड है, अंडाणु है। दोनों साइड महिला के
महिला के दोनों साइड क्या होता है, अंडाणु है, और ये जो है ये गर्भ है, गर्भाशय, इसको गर्भ कहते हैं। ठीक है, तो जब लड़कियों का उम्र 12 से 13 साल होता है, ठीक है, या 10-12 साल, 10, 12, 13, इस जो भी मान लेते हैं, जो भी हो सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है कब से स्टार्ट होता है, लेकिन 10, 12, 13 से स्टार्ट हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है कि अब यहाँ पर जब लड़कियां जन्म लेती हैं तभी उसी समय इसके अंडाणु में हजारों क्या रहती है, छोटी हजारों अंड रहता है। ठीक है, अब जब ये 10 से 12 साल का हो जाता है तो एक अंड जो है वो परिपक्व होता है। एक अंड एक मंथ में यहाँ से जाएगा, अगला मंथ में यहाँ से आएगा, फिर अगला मंथ में यहाँ से, तो एक अंड जो है वो फैलोपियन ट्यूब से होते हुए बाहर निकलने का प्रयास करेगा। ठीक है, तो अब ये जो शरीर है, ये जो गर्भाशय है, ये भी क्या करेगा, ये गर्भाशय जो है ये तैयारी करेगा कि हो सकता है ये इधर से तो अंड आ रहा है, इसको सूचना मिल गया, लेकिन शुक्राणु कब आएगा इसका कोई सूचना नहीं है उसके पास। तो ये जो है ये गर्भ धारण करने के लिए अपना जो भित्ति है उसको मांसाल कर लेता है, थोड़ी मोटी कर लेता है, ताकि अगर गर्भ धारण हो जाए तो हम उसको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, लेकिन यहाँ पर शुक्राणु नहीं पहुँच पाता है। शुक्राणु जब नहीं पहुंचता है, शुक्राणु नहीं पहुंचता है तो अंड तो चूंकि मोचित हो गया है, यहाँ से निकल गया है, तब यहाँ पर पहुंचता है। तो देखा कि यार ये 1 से लगभग 28 दिन का इस कार्यक्रम इसका चल रहा होता है ना, तैयारी कर रहा होता है, फिर 15 दिन तक एकदम पूरा बढ़िया तैयारी हो जाता है, तब फिर 15 दिन के बाद लगता है कि नहीं यार अब तैयारी मतलब बेकार चला गया, अब जो शुक्राणु है वो नहीं आने वाला है। तो फिर धीरे धीरे ये क्या करने लगता है, अपने आप को ये करने लगता है, झड़ने लगता है, ये सब चीज़ें है ना। तो ये सब चीज़ें रक्त और मवाद थोड़ा बहुत लिक्विड के साथ बाहर निकलता है ना, रक्त के रूप में। तो वो ये जो निकलने का कार्यक्रम है ये लगभग 2 से 4 दिन तक चलता है। तो ये जो यहाँ पर जो तैयारी चला कि शुक्राणु आएगा, अंडाणु से मिलेगा, निषेचन होगा, गर्भ धारण होगा, और वो चीज़ नहीं हो पाता है, तब जाके ये अपने जो तैयारी था उसको बाहर निकालता है ना। तो ये जो बाहर निकल रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ऋतुस्राव कहते हैं, है ना, पीरियड कहते हैं, माहवारी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम यहाँ प्रश्न पूछ रहे हैं कि महिलाओं में ऋतुस्राव अथवा रजोधर्म का मुख्य कारण क्या है। तो मुख्य कारण है अंड का निषेचन नहीं होना। अंड तो प्रत्येक महीना निकल गए हैं, यहाँ से निकलेगा ही और वो परिपक्व होगा ही। अगर शुक्राणु आएगा तो क्या हो जाएगा, निषेचन होगा, निषेचन होगा तो फिर वो गर्भ धारण कर लेगा, और गर्भ धारण करने के बाद फिर क्या होगा, पीरियड नहीं आएगा 9 महीना तक, जब तक बच्चा पेट में है तब तक फिर पीरियड नहीं आएगा, है ना। तो जब तक यहाँ पर शुक्राणु नहीं होगा, निषेचन नहीं होगा, तब तक पीरियड क्या होगा, आते रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी अवतल दर्पण में जब वस्तु C तथा F के बीच में होगा तो उसका साइज कैसा होगा, उसका साइज बड़ा होगा। ठीक है, अगला प्रश्न, दर्पण का आवर्धन क्या होता है, m बराबर क्या होगा। दर्पण में m बराबर होता है -v/u, ये दर्पण में लगता है, और लेंस में क्या होगा, माइनस हट जाएगा, लेंस में m बराबर क्या हो जाएगा, v/u, या लिख सकते हैं इसको, ये लेंस में काम देगा। ठीक है, और दर्पण में ये सामान्य नेत्र के निकट बिंदु कितना है, 25 सेंटीमीटर है। 1 किलोवाट घंटा कितना होता है, 3.6 इंटू 10⁶ जूल होता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन जो है 27 नंबर, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान कैसा रहता है। जब लघुपथन मतलब शॉर्ट सर्किट, जब शॉर्ट सर्किट आता है तो उस समय वो जो धारा है, तार है, उसमें जो विद्युत धारा है वो कैसा रहता है, ज़्यादा रहता है कि कम रहता है। तो ज़्यादा रहता है, ज़्यादा रहने से ओवरलोड हो जाता है, उष्मा बढ़ जाता है, और उष्मा बढ़ जाने से क्या हो जाता है, तार जो है कहीं से गल जाता है, कहीं से टूट जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि बहुत अधिक बढ़ जाता है, धारा का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। विद्युत का फ्यूज, विद्युत धारा किस सिद्धांत पर काम करता है। तो फ्यूज किस सिद्धांत में काम करता है, फ्यूज जो होता है वो हमारे घर के मेन बोर्ड में लगा रहता है, या हर घर में एक बोर्ड लगा रहता है जिसमें फ्यूज लगाना आवश्यक होता है। वो क्या करता है, उसी से उसमें एक पतला सा तार लगा देते हैं, है ना। जब अचानक से बहुत ज़्यादा वोल्टेज बढ़ जाता है तो वो तार क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने से गल जाएगा, और आगे का जो मेरा पंखा, टीवी, फ्रिज वगैरह लगा है वो उसको खराब होने से बचा लेता है। ठीक है, अगला जो है 29 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करता है। आहार श्रृंखला क्या होता है वो समझिए। जैसे आहार श्रृंखला क्या होता है,
घास खाता है, घास, बकरी घास खाता है ना, बकरी को कौन, शेर खाता है, ठीक है। तो ये क्या बना, श्रृंखला बना। जैसे तो इस तरह से देखते हैं, घास, गेहूं, आम, ये श्रृंखला बन रहा है, नहीं बन रहा है। घास, बकरा, मानव, ये श्रृंखला बन रहा है। चलो, घास को बकरा खाता है, बकरा को मानव खाता है, तो आंसर ये हो गया, ठीक है। देखो, बकरी, गाय, ये तो नहीं श्रृंखला बन रहा है, ठीक है। तो अगला देखते हैं, लास्ट, निम्न में से कौन अजैव निम्नीकरण पदार्थ है? अजैव कौन है? देखो, लकड़ी जो है वो जैविक है, कागज भी जैविक है, टमाटर भी जैविक है, तो अजैव कौन हो गया? प्लास्टिक। तो कैसा लगा आपको 30 कदम सीरीज? अगर आपको अच्छा लगा और इस तरह का वीडियो आपको देखना है, आपको परीक्षा में नंबर बढ़ाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, है ना, लाइक और सब्सक्राइब करें वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद।